1897 जब पहली बार जे थॉमसन ने सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की खोज की तब फिजिक्स पूरी तरीके से बदल गया था। और पार्टिकल ही वो चीज़ थी जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और डेंसिटी पता लगा सकते थे, यहाँ तक कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी। लेकिन कई सारे पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि काफ़ी डेंजरस और काफ़ी हार्मफुल थे। तो आज की इस एपिसोड में हम टॉप इनक्रेडिबल पार्टिकल्स के बारे में जानने वाले हैं। 2012 में साइंटिस्ट की कुछ टीम ने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल रिएक्टर है, उसमें एक बहुत ही बड़े पावरफुल पार्टिकल के होने का डिटेक्शन कंफर्म किया। वैसे तो इस पार्टिकल का नाम हिग्स बोसॉन है, लेकिन ये पार्टिकल इतना पावरफुल था कि इसका निकनेम गॉड पार्टिकल रख दिया गया। लेकिन ऐसी क्या खास बात है इस पार्टिकल में? बात पावरफुल की नहीं बल्कि इसकी यूनिकनेस की है, क्योंकि इसके एग्जिस्टेंस से हमें यह पता चलता है कि असल में हिग्स फील्ड भी एग्जिस्ट करते हैं। अब ये हिग्स फील्ड क्या होता है? हिग्स फील्ड नाम असल में पीटर हिग्स, जो कि जाने माने साइंटिस्ट हैं, जिनका ये आइडिया था और उनके साथ कुछ कलीग्स थे। उन्होंने एक आइडिया निकाला कि यूनिवर्स के अराउंड एक इनविजिबल काइंड ऑफ फोर्स है, जिसे उन्होंने एक हिग्स फील्ड नाम दे दिया। चलिए एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। अगर हम गिलास लें और उसमें आधा पानी डाल दें और उसके ऊपर अगर हम पत्थर डालते हैं तो उसकी वजह से कई सारे पानी बाहर आ जाएंगे। तो जिस वजह से पानी बाहर आएंगे, यानी कि वो पत्थर नहीं बल्कि एक इनविजिबल फोर्स की वजह से, कि इनविजिबल फील्ड को टच करते हुए, तो वो पार्टिकल्स जिस फील्ड को टच करते हुए आएंगे उस फील्ड को हिग्स फील्ड कहा जाता है। और उस हिग्स फील्ड में कई सारे बोसॉन्स होते हैं जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल को एक मास देते हैं और उसी को हिग्स बोसॉन कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा। और आपको एक फन फैक्ट बताऊं, क्वांटम रम खुद में ही एक अनोखी दुनिया है और ये हिग्स बोसॉन क्वांटम रम का ही एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है वो है ये कि ग्रेविटी आखिरकार हमें हिग्स बोसॉन से सेव कैसे कर रही है, और हिग्स बोसॉन में ऐसा क्या है जो ग्रेविटी को उसे सेव करना पड़ रहा है। हिग्स बोसॉन जब डिस्कवर हुआ था तब से ही साइंटिस्ट के मन में यह सवाल उठ रहा था कि हिग्स बोसॉन अगर किसी पार्टिकल्स को मास दे सकता है तो ये पूरी तरीके से सक्षम था हमारे कॉस्मोस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो जब बिग बैंग थ्योरी निकाली जा रही थी तभी साइंटिस्ट ने ये थ्योरी भी निकाला कि ये जो ग्रेविटी है यही हमें हिग्स बोसॉन के कोलैप्स होने से बचा रहा है, वरना अब तक कॉस्मोस पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया रहता। वो तो ग्रेविटी ही है जो सारे यूनिवर्स को मेंटेन करके रखी हुई है। सिंपल एक्सप्लेनेशन में समझाऊं तो जब बिग बैंग हुआ था तब से यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, जिसको मैंने आपको कई बार बता चुका है। तो जब से यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है तो उसके बाद से हिग्स बोसॉन ही ऐसे पार्टिकल थे जो एक दूसरे को एकदम पावरफुली अट्रैक्ट कर सकते थे। और उसके बाद से सिर्फ ग्रेविटी ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्स को एक दूसरे से कोलैप्स करने से बचा रही है, क्योंकि हिग्स बोसॉन जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इसकी वजह से कई सारे अट्रैक्शन की वजह से बहुत ही बड़ा कोलैप्स हो सकता था। पिछले कई सालों से जब पार्टिकल्स के ऊपर रिसर्च चलते हुए आ रही थी तभी पार्टिकल्स फिजिसिस्ट ने एक मॉडल तैयार किया जिसका नाम द स्टैंडर्ड मॉडल रखा गया। और ये मॉडल हर एक पार्टिकल्स को, जैसे कि क्वार्क्स, लेप्टन्स, बोसॉन्स और हिग्स बोसॉन्स को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, मतलब कि एक मॉडल के अंदर। स्टैंडर्ड मॉडल एक सिमेट्री प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जैसे कि रोटेशन। अगर आपके घर में पार्टी है और आपने डिनर प्लान किया है और 8 लोगों के लिए वो पार्टी है, तो आप एक डिनर टेबल को अगर 8 डिग्री घुमा दें, 215 डिग्री घुमा दें या फिर जिस भी डिग्री घुमा दें तो वो सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन उनमें से कोई भी एक व्यक्ति लेफ्ट हैंड से पानी पी दे और राइट हैंड से पीना था तो वो सिमेट्री पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह स्टैंडर्ड मॉडल में जब भी कोई एलिमेंट्री पार्टिकल मासलेस था तो वो वक्त था यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस में आने का, तभी यूनिवर्स एग्जिस्ट हुआ था। और इस हिग्स फील्ड की एक और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि ये पूरे यूनिवर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ये यूनिवर्स में किसी जगह पर मौजूद है और किसी जगह पर बिल्कुल ही ना के बराबर। और जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म हिग्स फील्ड में मूव होता है तो उस पार्टिकल की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। तो इससे इसलिए होता है क्योंकि हिग्स फील्ड में एक रेजिस्टेंस और ड्रैग की कैपेबिलिटी रहती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स को उसका मास भी मिलता है। और यही वो जगह होता है जहाँ से पार्टिकल्स को उसका एक इनर्शियल मास की शुरुआत होती है। और जिस वजह से पार्टिकल्स को उसका इनर्शियल मास मिलता है तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है हिग्स इफेक्ट। और इस हिग्स फील्ड में जब सब एटॉमिक पार्टिकल को उसका मास मिलता है तो वो सिर्फ हिग्स बोसॉन की वजह से ही होता है। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये हिग्स फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो इस हमारे यूनिवर्स का क्या होता? वेल, ऐसा सोच पाना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर हिग्स फील्ड ना होता तो किसी भी पार्टिकल्स को उसका मास नहीं मिलता, और किसी भी पार्टिकल्स को उसका मास नहीं मिलता तो उसकी वजह से हमारे स्टार्स, हमारे गैलेक्सीज, इवन हम भी बिल्कुल
बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते, और यहाँ तक कि वो मोबाइल भी जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो गाइस ये तो था सिर्फ एक इंट्रोडक्शन यानी कि पार्ट 1। अभी इसका तो पूरा सीरीज चलने वाला है और इस पर मैं कई सारे पार्टिकल से रिलेटेड वीडियो डालने वाला हूँ। तो आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख लेना। और इस सीरीज़ में हम उन सारे पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे जिसको मैं आज की इस वीडियो में भी कंप्लीट कर देता, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता और पार्ट्स में वीडियो डालने में मज़ा ही कुछ और है। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख लेना, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो कर लेना। वहाँ पर भी मैं साइंस रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहता हूँ, और साई-फाई मूवीज़ का भी मैं ब्रेकडाउन बनाना शुरू कर दिया हूँ, यानी कि उस पर रिलेटेड हिडन फैक्ट्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ और इसका पार्ट 2 के साथ।